अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने कंसोलिडेशन को स्टार्ट करना है। सर कंसोलिडेशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो ना सिर्फ आपको कैफ पे कन्फ्रंट करना है 15-20 मार्क्स के लिए, बल्कि सीए फाइनल में तो शायद आपको 25 से 30 मार्क्स के लिए इसको कन्फ्रंट करना पड़े। पूरे कोर्स को आई कैप ने 2 हिस्सों में डिवाइड किया हुआ है। जो आप अभी पढ़ोगे वो बेसिक्स होंगी कंसोलिडेशन की, इक्विटी अकाउंटिंग की बेसिक्स होगी, लेकिन जब इंशाल्लाह ताला आप फाइनल में जाओगे तो काफ़ी डिटेल में कंसोलिडेशन को पढ़ोगे। कंसोलिडेटेड एंटिटीज़ के बीच में जो ट्रांजैक्शंस होंगी, यानी आपने एक सब्सिडरी खरीदी, बेची, ठीक है जी, एक और सब्सिडरी खरीद ली, सब्सिडरी ने सब्सिडरी खरीद ली, पाकिस्तान से बाहर सब्सिडरी बनाई, ये सारे जो रीऑर्गेनाइजेशन वाली ट्रांजैक्शंस हैं, ये आपने इंशाल्लाह सीफैप में जाके पढ़नी है। यहाँ आपने पढ़ना है बेसिक कंसोलिडेशन, यानी कंसोलिडेट करना कैसे, और बेसिक ट्रांजैक्शन दो एंटिटीज़ के बीच में जो खरीद बेच होती है चीज़ों की, स्टॉक बेच दिया एक दूसरे को, पीपी बेच दिया एक दूसरे को, इस तरह की चीज़ें आपने देखनी है। ठीक है जी, तो सर स्टार्ट करते हैं अल्लाह का नाम लेके। हम कंसोलिडेशन को एक एक छोटा छोटा कॉन्सेप्ट में लेके चलूंगा और फिर मैं घुसूंगा नंबर्स के अंदर। पहले हम बेस बना लें अपनी कि कंसोलिडेशन करते क्यों हैं, कंसोलिडेटेड एंटिटीज़ होती क्या है, पेरेंट क्या है, सब्सिडरी क्या है, फिर हम घुसते हैं सर डिटेल कंसोलिडेशन में। चलें जी सर, एक कॉन्सेप्ट है कंट्रोल का। देखें, जब आप किसी कंपनी के 50% से ज़्यादा शेयर्स खरीद लेते हैं ना, तो उस कंपनी के सारे डिसीजंस, जो की डिसीजंस होते हैं, वो मेजॉरिटी के ऊपर लिए जाते हैं। यानी 50% से ज़्यादा शेयर होल्डर्स अगर किसी डिसीजन के ऊपर अग्री करें तो फिर उस डिसीजन को फॉलो किया जाता है। ठीक है जी, यानी मेजॉरिटी रूल्स। तो सर जब आप 50% से ज़्यादा किसी कंपनी के शेयर्स खरीद लेते हैं तो उस कंपनी का कंट्रोल आपके पास आ जाता है। याद रखिएगा बेटा, शेयर्स आपके पास भले 51% हो, कंट्रोल आपके पास 100% होगा। ठीक है जी, तो अगर कोई ये पूछे कि जी एक एंटिटी में मेरे 52% शेयर्स हैं, मैं उसको कितना कंट्रोल करता हूं, हमारा क्या जवाब होगा, हम उसको 100% कंट्रोल करते हैं। सर मिसाल के तौर पर एक कंपनी, एक पेरेंट कंपनी है, ठीक है जी, इस कंपनी ने सर दो कंपनीज में पैसा इन्वेस्ट किया, इनके शेयर्स खरीद लिए। एक के शेयर्स खरीदे 80%, एक के शेयर्स खरीदे 52%। अगर कोई मुझसे पूछे कि पेरेंट कंपनी S1 को कितना कंट्रोल करती है, तो मैं कहूंगा 100%। और कहे जी कितना ओन करती है, तो मैं कहूंगा 80%। पेरेंट कंपनी S2 को कितना ओन करती है, 52%, लेकिन कंट्रोल कितना करती है जी, 100% कंट्रोल करती है। ठीक है जी, कंट्रोल 100% करती है। डन। अच्छा जी, इसी तरह सर एक कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक्सटेंशन ऑफ पावर। क्या कॉन्सेप्ट है हमारे पास, एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल या एक्सटेंशन ऑफ पावर। ठीक है जी, एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल जो है वो स्टैंडर्ड में वर्ड इस्तेमाल हुआ है। एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल का क्या मतलब है, जब आप एक एंटिटी को कंट्रोल कर लेते हैं, जैसे हमने यहाँ S1 और S2 को कंट्रोल कर लिया क्योंकि हमारे पास के 50% से ज़्यादा शेयर्स हैं। अब ये कंपनी आगे किसी कंपनी में अगर 50% से ज़्यादा होल्डिंग कर लेगी तो ये S3 ना सिर्फ S1 के कंट्रोल में आ जाएगी, बल्कि ये अल्टीमेट पेरेंट के भी कंट्रोल में आ जाएगी। किस में आ जाएगी, अल्टीमेट पेरेंट के भी कंट्रोल में आ जाएगी। इसका मतलब यह है कि पेरेंट S1 के थ्रू S3 को भी कंट्रोल करता है। यानी S3 के सारे डिसीजंस जो होंगे वो S1 लेगा, और S1 जो बोलेगा वो पेरेंट से पूछ के बोलेगा। ठीक है जी, तो इसका मतलब है सर S3 और S1 दोनों को पेरेंट कंपनी कंट्रोल करती है। इसी तरह S3 ने सर S4 में इन्वेस्टमेंट की। ठीक है जी, S4 में इन्वेस्टमेंट की। S4 भी सर अब ग्रुप का पार्ट बन गया। क्यों सर, क्योंकि ग्रुप की एक एंटिटी ने इसमें 50% ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया। अब S4 को कंट्रोल करता है कौन, S3 को कंट्रोल करता है कौन, S1, और S1 को कंट्रोल करता है कौन, पेरेंट। तो पेरेंट अल्टीमेटली इसको भी कंट्रोल करता है, पेरेंट अल्टीमेटली इसको भी कंट्रोल करता है। तो याद रखिएगा, दिस इज कॉल्ड एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल। ठीक है जी, तो अब एक बात बताएं, एक ग्रुप का क्या मतलब है, ग्रुप का मतलब पेरेंट और उसकी सारी सब्सिडरीज, सब्सिडरीज की सब्सिडरीज, और सब्सिडरीज के सब्सिडरीज, और सब्सिडरीज के सब्सिडरीज। ठीक है जी, यानी जितनी भी पेरेंट और ग्रुप में जितनी सब्सिडरीज हैं, या पेरेंट की अपनी है, या उनकी सब्सिडरी की सब्सिडरी है, या पेरेंट की सब्सिडरी की सब्सिडरी की सब्सिडरी है, सर वो सारे ग्रुप का पार्ट है। याद रखिएगा, इन तमाम सब्सिडरीज के एक ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा पेरेंट, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ठीक है जी, क्या बनाएगा पेरेंट, इन तमाम एंटिटीज को एक कंपनी कंसिडर करके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो बनाएगा वो कहलाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा। अब बताएं, पेरेंट, यहां पर पेरेंट S1, S2, S3, S4 ये मिला के एक एंटिटी ट्रीट होंगे, एक एंटिटी ट्रीट होंगे कंसोलिडेशन के पर्पसेस के लिए। किसके लिए, कंसोलिडेशन के पर्पस के लिए। डन। अब आओ जरा नीचे सर। अच्छा जी
अब जरा एक बड़े बेसिक से स्ट्रक्चर की बात करें, बेसिक से स्ट्रक्चर की, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर की बात करते हैं हम सर। बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा कि एक पेरेंट है, उसकी एक ही सब्सिडरी है बस, ठीक है। अब बताओ, पेरेंट जो अपने अकाउंट्स बनाएगा इसको हम कहते हैं सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पेरेंट अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा ना एज अ कंपनी, यस सर। सब्सिडरी भी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, इसको हम कहते हैं इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। दोनों के नाम अलग अलग हैं। आइंदा के बाद जब वर्ड सुनो इंडिविजुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का मतलब है ये सब्सिडरी के अपने अकेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात हो रही है। पेरेंट के अपने और अकेले फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात होगी तो उसको क्या कहेंगे, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फिर सर पेरेंट एक और भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगा, किसके, अपने और सब्सिडरी के मिला के ग्रुप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो बताओ पेरेंट के ऊपर कितनी जिम्मेदारियां, दो। पेरेंट ने एक तो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने एज एन एंटिटी, भाई पेरेंट ने क्या खरीदा, क्या बेचा, मार्केट में क्या प्रोड्यूस किया, क्या सेल किया, कितने एम्प्लॉयज हैं, कितने एसेट्स हैं, ये पेरेंट का अपना। सब्सिडरी अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएगी, वो अपनी एक कंपनी है सर। और फिर पेरेंट और सब्सिडरी मिला के एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे जो कहलाएंगे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। याद रखिएगा मेरे बच्चों, पेरेंट के ऊपर सिर्फ कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी है। याद रखिएगा, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी पेरेंट पे नहीं है, ठीक है जी। पेरेंट पे सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने की जिम्मेदारी नहीं है, नहीं है। यानी आप ये कह रहे हैं कि पेरेंट को अपने अकाउंट्स बनाने की जरूरत ही नहीं है। हाँ सर, आईएएस कहता है कि आपको अपने अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, लेकिन सर यहाँ तो हर पेरेंट कंपनी अपने अकाउंट्स बना रही है पाकिस्तान में, क्यों? सर लोकल लॉ में कहता है कि ए पेरेंट कंपनी, चूंकि तुम एक कंपनी हो और पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हो, तो तुम अपने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाओगे पेरेंट, और तुम कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बनाओगे। जबकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहते हैं जी कि पेरेंट कंपनी को सिर्फ एक ही अकाउंट्स बनाने की जरूरत है, और वो कौन सी है, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, नथिंग एल्स, नथिंग एल्स। पेरेंट विल नॉट produce any financial statements apart from consolidated financial statements as per the requirements of IFRS. However, local law requires parent company to produce separate financial statements. अब बताएं सर, इन दो कंपनीज ने मिला के कितने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, तीन। पेरेंट अपने बनाने एज अ कंपनी, सब्सिडी ने अपने बनाने एज अ कंपनी, और पेरेंट ने फिर इन दोनों को मिला के भी एक अकाउंट्स बनाने जो क्या कहलाएंगे, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। डन। अच्छा जी, जरा ऊपर आए दोबारा सर। पेरेंट ने S1 और S2 में खुद पैसे इन्वेस्ट किए थे, तो ये कहलाती हैं हमारी डायरेक्ट सब्सिडरीज। अगर पेरेंट अपनी सब्सिडरीज के थ्रू फर्दर सब्सिडरीज खरीदे तो सर ये कहलाएंगी इनडायरेक्ट सब्सिडरीज। ऐसा बताओ, यहां पेरेंट की डायरेक्ट सब्सिडरीज कौन सी हैं, S1 और S2। लेकिन सर S3 और S4 को पेरेंट S1 के थ्रू कंट्रोल करता है, तो मैं कहूंगा जनाब S1 S2 हमारी डायरेक्ट सब्सिडरीज हो गई, S3 और S4 हमारी क्या हो गई, S3 और S4 हमारी क्या हो गई, इनडायरेक्ट सब्सिडरी हो गई। इफेक्टिव होल्डिंग का क्या मतलब है, थोड़ा सा आगे जाके देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ कंट्रोल हमने देख लिया सर, कि जब आप एक कंपनी को खरीद लेते हैं, कंट्रोल करना शुरू कर देते हैं, तो फिर अगर वो आगे किसी को कंट्रोल करना शुरू करे तो इफेक्टिवली वो आप ही के कंट्रोल में होती है। पेरेंट की एक सब्सिडरी, पेरेंट उसको कंट्रोल कर रहा है, सब्सिडरी के आगे एक और सब्सिडरी, पेरेंट उसको भी इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहा है। ऐसा तो सर ये हमने बड़ी बेसिक सी चीज़ें देख ली, ठीक है जी। हमने रिक्वायरमेंट देख ली कि किसको क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने, ये हमारे सामने है। हम एक स्टेप और आगे बढ़ रहे हैं। ये हमारी बेसिक थ्योरी थी, बेसिक थ्योरी, कि पेरेंट को अपने भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने लोकल लॉ के लिए, पेरेंट को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने आईएएस के हिसाब से, और पेरेंट सब्सिडरी को अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने। और ग्रुप का मतलब क्या है, पेरेंट, उसकी डायरेक्ट सब्सिडरीज और उसकी इनडायरेक्ट सब्सिडरीज। डन, पक्का जी। यहां तक बेसिक्स कंप्लीट हुई, तो हम अब जरा नंबर्स के अंदर घुसने की कोशिश करते हैं। ये पहली वीडियो सर आपने आज के लेक्चर के एंड पे भी देखनी है दोबारा, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच जी।